So, as I was saying before we start with the chapter, ठीक है, कि इस टाइप के जो चैप्टर्स जो भी कभी भी करते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से या किसी भी दूसरे वाले सब्जेक्ट से, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जब भी उस चैप्टर को करो जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हों, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हों, है ना, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग टू यू, एक साथ आ रही हैं, उसमें से कोशिश बस ये करनी चाहिए सबसे पहले कि यार मैं जो सबसे पहली जो फंडामेंटल चीज़ है ना, पहले मैं उसको ग्रास्प कर लूँ। ठीक है, और एक बार वो हाथ में आ जाएगी ना, तो फिर बाकी का जो चैप्टर होता है फिर वो इजी बनता है। ठीक है, तुम जो ये कोशिश करते हैं कि नहीं मैं तो पूरा ही एक ही बार में उसको आई ग्रैब एवरीथिंग, तो वो भी एक इट विल टर्न इनटू अ फेलियर। ठीक है, तो विद दिस चैप्टर विच इज द वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ये बात मैंने इसलिए बताई है बिकॉज यू विल फील सच अ थिंग व्हेन वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो कोशिश करना, सबसे पहली चीज फर्स्ट is that you focus on the fundamentals, that is the first thing. सेकेंड थिंग आते हैं फिर उसके बाद फैक्ट्स। फैक्ट्स तुम्हें बाद में रिवीजन के थ्रू ही लर्न करने हैं। ठीक है, फिर अभी क्या करना है, अभी सिर्फ इन फैक्ट्स को फंडामेंटल्स के साथ क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट देम वाइल यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बातें? ठीक है, पता चल गया हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस चैप्टर। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को रीड करने का एक डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, उसकी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, एक डिफरेंट वे आउट हो सकता है। ठीक है, कोशिश करा करो कि उसी वे से उसको अप्रोच करो, एफिशिएंसी बढ़ी रहती है। नहीं तो फिर बीच में अब तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा। ठीक है, बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ प्लेसेस, द नेम्स एंड ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग टू यू। लेकिन एक चीज बता दूं इन सारी चीजों में जो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, दैट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दैट यू विल बी डूइंग फॉर ज्योग्राफी। ठीक है, वेयर तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आज नहीं तो कल यूपीएससी, पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस कीप ऑन कमिंग टू यू। ठीक है, और जितनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हम आज करेंगे ना, तो उसके बाद तुम्हें फिर इसको दोबारा से कहीं इसमें एडिशन करने की या कहीं और कुछ करने की इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, और अब बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। टॉपिक क्या है? वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, और जब बीच में थोड़ा सा वो हो जाए ना, तो डू लेट मी नो कि भाई थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, मतलब हमें ये पता है कि दैट देयर इज समथिंग नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, हमें क्लाइमेट के बारे में बेसिक आइडिया है। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड को व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डिवाइड द कंप्लीट वर्ल्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, सो देयर विल बी सेवरल वेज टू क्लासिफाई द क्लाइमेट इनटू सिमिलर रिजीम्स। ठीक है, जहां जहां पर सेम सेम सा क्लाइमेट है हम उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, क्लाइम्स थे। स्टार्टिंग में क्या था, क्लाइम्स। बिल्कुल ओरिजिनली अगर हम बात करें ज्योग्राफी की स्टार्टिंग वगैरह उस टाइम पर, ओरिजिनली देयर वर क्लाइम्स विच वर डिफाइंड इन द एंशिएंट ग्रीस। तो एंशिएंट ग्रीस में द स्कॉलर्स एंड द फिलोसफर्स हु वर देयर, दे ट्राइड डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइम्स। ठीक है, क्यों डिस करना था इनको, टू डिस्क्राइब द वेदर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस, लैटिट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग में हमने वर्ल्ड को क्लाइम्स में डिवाइड करा ना, वो क्लाइम्स में किस बेसिस पर डिवीजन था, वो किस बेसिस पर था कि किस लैटिट्यूड पर किस टाइप का वेदर होगा, व्हाट विल बी द वेदर एज पर वन लोकेशन और उसका लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, क्लाइम्स किस बेसिस पे डिवाइडेड थे? ठीक है, लैटिट्यूड के बेसिस पे क्लाइम्स को हमने डिवाइड करा था, और वो लैटिट्यूड बताते थे कि उस जगह का वेदर कैसा होगा। दैट इज द नंबर वन पॉइंट। ये तो हो गया स्टार्टिंग का क्लाइम्स। मॉडर्न क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो अभी की जो हमारी स्टडीज हैं, उन मेथड्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू जेनेटिक मेथड्स एंड द एम्पेरिक मेथड्स। दो मेथड्स हैं मॉडर्न क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, दो मेथड्स हैं, एक जेनेटिक मेथड होता है और एक एम्पेरिक मेथड होता है। क्लाइम्स किस बेसिस पे डिवीजन था, लैटिट्यूड के बेसिस पर, किस लैटिट्यूड पे कैसा वेदर होगा उस बेसिस पे क्लाइम्स बने हुए थे। जेनेटिक मेथड्स में क्या होगा, इट फोकसेस ऑन द कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट,
कि उस क्लाइमेट का कोज क्या है, कोजिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। उस बेसिस पर जब हम वर्ल्ड को क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करते हैं, उस टाइप की क्लासिफिकेशन के मेथड को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज जेनेटिक मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। जब हम क्लाइमेट के कोजेस के बेस पर डिविजन्स करते हैं तो इट इज नोन एज जेनेटिक मेथड्स। तो फिर एम्पेरिक मेथड क्या है? इट फोकसेस ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट है किसी जगह पर, देर इज अ क्लाइमेट C1, उस क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, वहां पर कुछ क्या है, इफेक्ट है किसी टाइप का, ठीक है, ह्यूमिड एरिया है, रेन ज्यादा आ रखी है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वी आर डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ दैट क्लाइमेट। एंड जब हम उन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं और क्लाइमेट को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज व्हाट द एम्पेरिकल और द एम्पेरिक मेथड इज। तो दो टाइप के मेथड्स हो गए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। एक जो डिवाइड करता है क्लाइमेट्स को बेस्ड ऑन द कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट, एंड सेकेंड वन इज द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट। सब अलग अलग अपनी ये अप्रोच को यूज करते हैं। हम किसको देखेंगे? सबसे पहले वो देखते हैं। यहां पर ये वर्ड था क्लाइम्स, यस, क्लाइम्स वर्ड था। सिंगुलर इट इज क्लाइम, प्लूरल में जब हम देते हैं क्लाइमेटा, विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, इंक्लिनेशन और स्लोप। क्योंकि क्लाइम्स किसके बेस पर थे? लैटिट्यूड के बेसिस पर थे। क्लाइम्स का बेसिक मीनिंग क्या है ग्रीक में? इट मींस इंक्लिनेशन और स्लोप। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, वो सेंटर ऑफ द अर्थ से एक पर्टिकुलर एंगल पर ही तो हैं। हमने लैटिट्यूड वाले चैप्टर में बात की थी कि जो इक्वेटर है वो सेंटर से इट इज एट 0 डिग्री, ठीक है। फिर ये वाला जो लैटिट्यूड का सर्कल है, दिस इज एट 1 डिग्री, ऐसे करके वो इंक्लिनेशन स्लोप, ठीक है। दिस वॉज क्लाइम्स वॉज इन द ग्रीको रोमन जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, where the divisions of the inhabited portion of the spherical earth by geographic latitude। तो बेसिकली क्लाइम्स को हमने डिवाइड करा बेस्ड ऑन लैटिट्यूड, हमें वेदर का पता चला। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, द जेनेटिक मेथड एंड द एम्पेरिक मेथड। जेनेटिक मेथड में क्लाइमेट किस बेसिस पर डिवाइड होगा? बेस्ड ऑन इट्स कॉजेज। तो जिन जगहों पर सेम कोज हैं, सेम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है, वो सेम क्लाइमेट रीजन्स में आ जाएंगे। एम्पेरिक में क्या होगा? किसी जगह पर कोई क्लाइमेट है, उसका कोई इफेक्ट है, उस बेसिस पर हमने क्लाइमेट्स को क्या करा? डिवीजन करा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? स्टार्टिंग का दिमाग में सेट है, आराम से चलना ऐसा। स्टार्टिंग विद एरिस्टोटल, द अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। एरिस्टोटल स्कॉलर के टाइम पर ही डिवाइडेड द अर्थ इनटू हाउ मेनी जोन्स? 5 जोन्स, ठीक है। दो तो उन्होंने फ्रिजिड क्लाइम्स लिए। कितने क्लाइम्स लिए? फ्रिजिड, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल वाला रीजन, द आर्कटिक रीजन एंड द एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है, अराउंड द पोल्स। फिर उन्होंने सेकंड लिया द टोरिड क्लाइम, विच वॉज नियर द इक्वेटर, and then there were two temperate climes between the frigid and the torrid। ये हमारी जो आज की क्लासिफिकेशन है उससे कुछ कुछ मैच हो रहा है। टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, है ना। एक टोरिड जोन है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसके बीच में क्या है? वी हैव द टोरिड जोन, राइट। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टू द आर्कटिक सर्कल वी हैव द टेम्परेट जोन, एंड फिर बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल वी हैव द फ्रिजिड जोन। सेम यहां पर भी है, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइम्स थे, 5 क्लाइम्स विच वर गिवन बाय व्हाट, हु? इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। क्लियर हो गया? ठीक है। देन केम क्लोडियस टोलेमी, ठीक है। नाउ ही वाज द फर्स्ट एंशिएंट साइंटिस्ट who was known to devise a so-called system of 7 climbs। तो स्टार्टिंग में एरिस्टोटल गेव 5 climbs, अप्रोच को बेटर अप करा, ठीक है, टोलमी ने, एंड ही गेव हाउ मेनी क्लाइम्स? ही गेव 7 क्लाइम्स। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग की एंशिएंट वाले की बात। अब आ जाओ मॉडर्न वाले फैक्टर की तरफ। मॉडर्न वाले में कौन है? ही वॉज वी कोपन और डब्ल्यू कोपन, ठीक है। हम व्लादिमीर वर्ड को कैसे लिखते हैं? डब्ल्यू से लिखते हैं तो डब्ल्यू कोपन आ जाएगा।
कभी कभी वी से लिखते हैं रोमनाइज करके, तो इट विल बी व्लादिमीर कोपन। तो दिस इज द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय व्लादिमीर कोपन, ही वॉज अ जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1884। विल रिमेंबर द ईयर एज वेल इस वाले में। ठीक है, आप ईयर को भी याद रखेंगे। बाद में इन्होंने लेटर मॉडिफिकेशन करी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन कब आई, 1918 में। तो द थ्योरी ऑफ कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कब आई भाई, इट केम इन 1884। ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ परफेक्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट कब आई, 1918 में इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, फिर 1936 में इन्होंने इस चीज को इंप्रूव करा। ठीक है, करते रहो, उसको इंप्रूव करते रहो। देन देर वॉज ऑल्सो जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, हिज नेम वॉज रुडोल्फ गेगर। ठीक है, रुडोल्फ गेगर, ही इंट्रोड्यूस सम चेंजेस टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1954 एंड 1961। ये वाले ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले, these years are not important। एक ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द 2 years यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटीज या बुक्स में ना। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना यार, उसमें तो 1884 था, ये 1918 बता रहा है, ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे नहीं। तो रुडोल्फ गीगर आया, उसने कुछ लेकर आया। अब कोपन की क्लासिफिकेशन में ही तो रुडोल्फ ने चेंजेस करे ना, उसको इंप्रूव करा। तो द न्यू क्लासिफिकेशन वाज कॉल्ड व्हाट, द कोपन गेगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? 3-4 नाम क्लियर हुए, क्लाइम्स पता चल गया। ठीक है, क्लाइम्स मीन्स इंक्लेशन और स्लोप। क्लाइम्स जो थे वो किस बेसिस पर थे, लैटिट्यूड के बेसिस पर थे, है ना? किस लैटिट्यूड पर क्या वेदर होगा, इस बेसिस पर थे। क्लियर है ये वाला पार्ट? फिर एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल ने हाउ मेनी क्लाइम्स ही गिव्स अस, 5 zones। देन केम क्लॉडियस, ही गेव द सिस्टम ऑफ 7 क्लाइम्स। देन केम कोपन, कोपन ने 1884 में, इसको कांग्रेस के बर्थ ईयर से याद रखो। ठीक है, उससे कनेक्ट करके रखो इसको। फिर 1918। ठीक है, तो इन दोनों ईयर को लर्न रखो। कोपन के बाद इट वाज रुडोल्फ गेगर हु गेव द who made some improvement, it was known as the Koper Geiger climate classification। डन हुआ ये वाला पार्ट? ठीक है भाई, मुझे पूछता चलना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं पता किस टाइम पे जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किसकी है, कोपन ने जो दी है। ठीक है, अब हम इस कोपन क्लासिफिकेशन को देखेंगे। नाउ वाइडली यूज्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आए वो 1918 में थे। कोपन ने बेसिकली किया क्या कि वाई दिस दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज सो important and a good one, because he identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate of the area। उन्होंने ये बताया कि किस कोई भी जो जगह है वहां का क्लाइमेट और वहां की वेजिटेशन, देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, और ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। अभी सुनने में इजी लग रहा है ना, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, जो क्लाइमेट होगा वहां वेजिटेशन भी होगी है। थोड़ा सा चले जाओ, ठीक है, आजादी के टाइम पे। तो वेजिटेशन और क्लाइमेट के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप को फाइंड आउट करा और उस बेसिस पर अपनी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन दी, दैट इज द कोपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरी चीज अभी स्टार्टिंग में देखी थी कि स्कीम जेनेटिक भी हो सकती है और एम्पेरिक भी हो सकती है। यस, अरे भाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन अभी तुमने देखी थी ना, जेनेटिक भी हो सकती है और एम्पेरिक भी हो सकती है। ये कौन सी वाली है, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। जेनेटिक तो कोजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एम्पेरिक वाली किस पे डिपेंड करती है कि उसके उस क्लाइमेट के इफेक्ट्स क्या है। इफेक्ट्स को कैसे नोटिस करोगे, जब आप हर जगह से क्या कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। आप चीजों को प्रैक्टिकली, ठीक है, आप चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, डेटा नोट नोट डाउन किया जाएगा। ये सब चीजें होती हैं दीज, ये जो मेथड्स हैं इन सब को एम्पेरिकल मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल मेथड्स,
जो ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डेटा, इन सब पर बेस्ड होती है, उस टाइप की क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। तो कोपन की क्लासिफिकेशन कैसी थी? इट वॉज एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। उन्होंने मतलब कुछ नोट करा होगा ना, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन नोट करा होगा। क्या नोट किया? द मीन एनुअल एंड द मीन मंथली। मीन मतलब एवरेज, ठीक है, साल का एवरेज, हर महीने का एवरेज, किस चीज का एवरेज भाई? द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन डेटा। अलग अलग जगहों का टेम्परेचर का मंथली एवरेज डेटा, एनुअल का एवरेज डेटा, प्रेसिपिटेशन यानी मेजरली किसकी बात चल रही है? प्रेसिपिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज रेनफॉल। इन सब चीजों का डेटा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। और फिर उन्होंने इन सब वैल्यूज को किससे रिलेट करा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। और तब जाकर निकल कर आती है क्या? द कोपन क्लासिफिकेशन। गॉट इट? सो कोपन क्लासिफिकेशन found out the close relationship between what? The type of vegetation and in which climate it is growing. What kind of classification it is? It is an empirical classification. Why? Empirical क्यों बोलते हैं? Because it is based on observe facts, data, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ओके। नाउ अब उन्होंने सब कर लिया, सब हो चुका है। अब आ जाओ, उन्होंने पता क्या किया, ठीक है, उस चीज पे। ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ द कैपिटल एंड द स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों का यूज करा टू डेजिग्नेट द डिफरेंट क्लाइमेट ग्रुप्स। और उस ग्रुप में कौन सा क्लाइमेट का क्या टाइप हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा? कोपन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं? 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं। 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। 4 ग्रुप्स बेस्ड है टेम्परेचर पर। कहीं पर ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। किस पर बेस्ड है? टेम्परेचर पर बेस्ड है ये 4 ग्रुप्स। 5 में से 4 ग्रुप्स किस पर बेस्ड है? टेम्परेचर पर बेस्ड है। और एक ग्रुप बेस्ड है किस पर? इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। बारिश कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। द कैपिटल लेटर्स दैट ही यूज्ड वर ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। हम सारे क्लासिफिकेशंस का एक बेसिक मॉडल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर हम एफ बी स्टडी करेंगे, तो याद है इंप्रूवमेंट्स चल रही हैं 1918 में, बाद में, ठीक है। तो वो इंप्रूवमेंट्स तो चलती रहेंगी, चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, वो सब भूल जाओ। हम बेसिक बेसिक करेंगे। ए, बी, सी, डी एंड ई, these were 5 capital letters he used for what? The different climatic groups. इनमें से 4 किस पर बेस्ड हैं? 4 of them are based on temperature. 1 of them is based on precipitation. Yes, डन, ठीक है। ए कौन सा एरिया होगा? ट्रॉपिकल एरिया। भाई ये एरिस्टोटल वाला टाइप का ही है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब यहां पर हमने कुछ नाम ही तो दिए उनको। क्या नाम दिए? ए को हमने बोला दिस इज द ट्रॉपिकल ग्रुप। सी को हमने बोला वॉर्म टेम्परेट। अब सोचते जाओ मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। जब मैंने बोला ट्रॉपिकल, तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो एरिस्टोटल ने टोरिड क्लाइमेट जिसको बोला था, टोरिड क्लाइम जिसको बोला था। देन कम्स द वॉर्म टेम्परेट। ज्यादा हॉट नहीं है, वॉर्म है, ठीक है, इट इज अ टेम्परेट रीजन। किस एरियाज में होता है मोस्टली? इट इज इन विच एरियाज? इट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। ये वाले जो 2 एरियाज हैं, दीज आर द टेम्परेट zones or the warm temperate, designated by which letter? C. Then comes D. It is the cold snow forest climates, ठीक है। एंड देन कम्स ई, जो बिल्कुल ही कोल्ड क्लाइमेट है, उनको रिप्रेजेंट करा ई से। अब देखो ए, सी, डी एंड ई, क्या चारों के चारों टेम्परेचर पर बेस्ड है ना? ज्यादा, कम, उससे कम, बिल्कुल कम।
पांच में से एक किस पर बेस्ड था? प्रेसिपिटेशन पे, प्रेसिपिटेशन। द ड्राई क्लाइमेट्स। ठीक है, अब इनके फटाफट कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज तुमको पता है कि 4 में क्या लिखा मिलेगा? टेम्परेचर लिखा मिलेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल कौन से एरियाज होंगे? जहां पर कोल्डेस्ट मंथ भी, पूरे साल का जो सबसे ज्यादा कोल्ड मंथ भी होगा, वो भी 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा। तो अगर मैं इक्वेटर पर हूं और अगर मैं किसकी बात करूं, कोल्ड, सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है पूरे 12 महीनों में? कोल्डेस्ट मंथ, उसका भी टेम्परेचर आपको कैसा मिलेगा? 18 डिग्री सेल्सियस और हाइयर। सी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। ठीक है, दीज आर द रीजन्स ऑफ मिड लैटिट्यूड। भाई टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं? मिड लैटिट्यूड के 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले रीजन्स होते हैं, यस और नो? ठीक है, एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का क्या होगा? इट विल बी हाइयर देन -3 बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 18 से ऊपर क्या है? 18 और 18 से ऊपर क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज। 18 या फिर 18 से ऊपर वाले एरिया जो टेम्परेचर है, कौन से एरियाज हैं? दीज आर दी ए एरियाज, एक ग्रुप है वहां। सी कहां पर है? -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिलो 18 डिग्री, याद रखना 18 डिग्री किस में आएगा? ट्रॉपिकल वाले एरिया में आएगा। 17 डिग्री किस में आएगा? वार्म टेम्परेट। यानी टेम्परेट जो रीजन्स हैं उसका कोल्डेस्ट मंथ भी, जो कोल्डेस्ट मंथ होगा, या तो वो -3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, या वो ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस टेम्परेचर की रेंज में जितने भी एरियाज होंगे, दे विल बी डिनोटेड बाय द लेटर सी। देन कम्स डी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। या तो वो माइनस, यहां पर ये हाइयर देन -3 है। ठीक है, यानी हम -2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। -3 से तो ऊपर -2 ही है ना? माइनस में चल रहे हैं ना? ठीक है, डी वाला कौन सा एरिया होगा? या तो टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर उससे नीचे ही होगा। एंड व्हाट इज ई? एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल द मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर कोल्डेस्ट मंथ की बात नहीं चल रही, यहां पर सभी मंथ का टेम्परेचर फॉर ऑल द मंथ्स will be below 10 degree Celsius. These areas will be E. तो सारे मंथ 10 डिग्री सेल्सियस से कम, इट मींस एरियाज, ई वाले एरियाज। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे, दीज आर द डी एरियाज। सी वाले कौन से होंगे? -3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होने चाहिए। ए वाले कौन से एरियाज होंगे? टेम्परेचर या तो 18 डिग्री सेल्सियस हो कोल्डेस्ट मंथ का, या फिर उससे ज्यादा हो। तो एक बात याद रखेंगे आप सब कि जो ई है ना, उसमें ऑल मंथ के टेम्परेचर की बात की गई है, ना कि सिर्फ कोल्डेस्ट मंथ की। ये चारों हो गए। यहां पर सॉरी, ये वाले, यहां पर चीजों को जितना स्टार्टिंग में समझ लोगे ना, बाद में जाके ना इश्यूज नहीं आएंगे, मेरी बात याद रखना। बी, बी किस पर बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। यहां पर ड्राई क्लाइमेट होगा। बी में कौन सा क्लाइमेट होगा? ड्राई क्लाइमेट होगा। ड्राई क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट होता है? जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से। इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, यानी पानी जो वाटर है, वो वाटर वेपर में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से जो प्रेसिपिटेशन है, बारिश, वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, तो बेसिकली पानी की कमी हो जाएगी इन एरियाज में। दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर मोस्टली व्हाट? द ड्राई क्लाइमेट्स। तो कोपन के स्टार्टिंग के क्लाइमेटिक ग्रुप्स पांचों के पांचों लर्न हो गए।
ठीक है, चलो अभी इसने डेजर्ट एरियाज की बात करी, मतलब डेजर्ट एरियाज की तो नहीं, इसने बस क्या बोला कि इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्या होता है उससे क्रिएट, डेजर्ट्स आर क्रिएटेड। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, दीज एरियाज विल बी बैरन एरिड लैंडस्केप। क्या बोलते हैं बैरन, सूखे लैंडस्केप को क्या बोलते हैं, एरिड लैंडस्केप, डिफाइंड बाय एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन। जनरली डेजर्ट एरियाज में जो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन के अलग अलग रूप हो सकते हैं, स्नोफॉल, हेलस्टोन, दिस दैट, स्लीट। ठीक है, रेनफॉल सबसे कॉमन है, इसलिए कभी कभी हम प्रेसिपिटेशन को वी कंसिडर एज रेनफॉल। डेजर्ट एरियाज में रेनफॉल विल बी लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर की रेंज से हमेशा कम होगी। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड बाय द टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड। हम डेजर्ट को टेम्परेचर बेसिस पे भी कर सकते हैं। हॉट डेजर्ट्स, सारा डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट, एंटार्क्टिका इज अ कोल्ड डेजर्ट। तो हम टेम्परेचर के बेसिस पर डेजर्ट को डिवाइड कर सकते हैं, या तो हॉट डेजर्ट होगा या कोल्ड डेजर्ट होगा। लोकेशन बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ डेजर्ट होते हैं जो कोस्टल एरियाज में फॉर्म होंगे, जैसे कि नेमिब, मोहावे, सोनोरन। सुन रहे हो मेरी, ये वर्ड गए कानों में है, मोहावे, नेमिब, सोनोरन, ये सब क्या है, दीज आर कोस्टल डेजर्ट्स। कुछ डेजर्ट्स होते हैं इंटीरियर में, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में बात करा था, देयर वाज गोबी डेजर्ट, वो भी डेजर्ट। टकलामकन डेजर्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है, चाइना के इंटीरियर वाले एरियाज में। थार डेजर्ट, इंडिया, पाकिस्तान, इंटीरियर डेजर्ट। ठीक है, कोजेस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्या वो सब ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है या वो रेन शेडो में बन रहा है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहूंगा, थोड़ी सी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। क्विकली समझना, लेकिन क्या समझना, क्विकली समझना। ठीक है, विल यूज दिस एज इट। ठीक है, ये इक्वेटर वाला एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द इक्वेटर। सन की डायरेक्ट रेज इस लाइन के ऊपर आएंगी, यस और नो। यहां से एयर वार्म होगा और वो एयर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, जब वो एयर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो वो कोल्ड एयर हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड एयर हो जाएगा तो क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, और इस एरिया में, इक्वेटर वाले एरिया में रेनफॉल ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो एयर ऊपर की तरफ राइज हुआ है, ये ट्रोपोस्फेयर के लिमिट तक जाएगा, और उसके बाद इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दी पोलर एरियाज। जब ये ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की लेयर में रहेगा तो ये ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड एयर कैसा होता है, डेंस होता है, और ये एयर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा। किस एरिया में आकर नीचे की तरफ आएगा, द सब ट्रॉपिकल एरिया में। कौन से एरिया में आएगा, सब ट्रॉपिकल एरिया में आएगा। तो सब ट्रॉपिकल जो ये एरिया है, यहां पर ऊपर से आने लग रही है, एयर ऊपर से नीचे डिसेंड कर रहा है, पानी लाएगा क्या अपने साथ, कहां से लाएगा पानी, ऊपर से आ रहा है ना, पानी तो नहीं लाएगा। तो ये एरियाज क्या रहेंगे, दीज एरियाज विल बी ड्राई, बिकॉज इन एरियाज में कैसी कंडीशन डेवलप होंगी, हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से विंड बाहर की तरफ मूव करती है, उसकी तरफ नहीं आती। पता है ये बात, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एयर इक्वेटर से ऊपर की तरफ राइज करेगा, जब एयर, साइड में ड्रॉ कर दूं, ये इक्वेटर एरिया है, ये हमारा, ये मान लो सब ट्रॉपिकल एरिया है, दिस इज द सब ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटर वाले एरिया में द एयर विल राइज अप लाइक दिस। ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एंड देयर विल बी इक्वेटर पर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वाटर तो नीचे आ गया, एयर ऊपर चला गया, अब एयर ऐसे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब वो जो कोल्ड एयर हो गया, अब वो डिसेंड करेगा ऐसे। जिस एरिया में एयर ऐसे ऊपर की तरफ गया है, यहां पर क्या बनेगा, देयर विल बी लो प्रेशर रीजन। एयर ऊपर की तरफ गया है ना, लो प्रेशर रीजन, यहां पर क्या बनेगा,
दिस इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर रीजन, ठीक है। एंड जहां पर एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, दिस एरिया विल बी द हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन। और विंड्स कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल एरिया से विंड्स मूव करेंगी इक्वेटोरियल एरिया तक, सिंपल। अब ये देखो, विंड्स एक तो ऊपर से आई, देर इज नो वाटर। दूसरा विंड्स यहां से दूर जा रही हैं, तो पानी कौन लेकर आएगा जब विंड ही दूर चलेगी, तो पानी तो विंड लेकर आएगी ना। तो ये एरियाज कैसे बन जाते हैं, दीज आर दी ड्राई एरियाज। अब मुझे बताओ ये ड्राई एरियाज क्यों है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल एरियाज, सब इसलिए ये ट्रॉपिकल ड्राई है, रीजन। इसलिए ये ड्राई है। क्या सबको ये क्लियर होगी ये वाली बात, क्या मैं एवं एवं जान लगा रहा हूं, इसमें नहीं लगानी, क्लियर हुआ। हाँ, फिर ठीक है। रेन शेडो भी ये कल भी बात कर चुके हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा वो नहीं करेंगे। दिस इज द माउंटेन, ठीक है। द विंड्स आर कमिंग लाइक दिस, दीज विंड्स हैव मॉइस्चर विद देम, इन विंड्स के पास वाटर वेपर है, मॉइस्चर है। इस माउंटेन की वजह से दीज विंड्स विल बी फोर्स टू राइज अप, जैसे ही राइज अप करेंगे ये कोल्ड विंड्स हो जाएंगे, कोल्ड विंड्स हो जाएंगी तो कंडेंसेशन हो जाएगा, क्लाउड्स फॉर्म होगा, और इस साइड रेन होगी माउंटेन की। दिस इज विच एरिया, दिस इज द रेन बियरिंग एरिया, जहां पर रेन हो रही है। ऑल्सो नोन एज विच साइड ऑफ द माउंटेन, द विंडवर्ड विंडवर्ड। साइड ऑफ द माउंटेन। करा था ये हमने। उसके बाद जब ये एयर ऐसे हो जाएगी, फिर ये ड्राई एयर नीचे की तरफ मूव करेगी, विच एयर इट इज, ड्राई एयर। दूसरी, ड्राई। एक तो ड्राई एयर भी था, अब किसी एक प्रोसेस की वजह से ये एयर वार्म भी हो जाएगी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से, एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से ये एयर वार्म भी हो जाएगी, और ये एरिया कैसा रह जाएगा, दिस एरिया विल बी ड्राई। तो अगर यहां ड्राई। पर कुछ एरियाज होंगे तो वो ज्यादातर क्या होंगे, ड्राई होंगे, और वहां पर डेजर्ट भी फॉर्म हो सकता है। हो सकता। तो उन टाइप के डेजर्ट्स को क्या बोलेंगे, रेन शेडो। ग्रीन शेड। यहां पर रेन है, ये रेन नहीं है, तो रेन शेडो रीजन। इस टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे माउंटेन की वजह से हुई है, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर हो गया भाई यहां तक सभी को, एक एक वर्ड अच्छे से है, कनेक्टेड है ना, ज्योग्राफी कनेक्टेड है, तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए बीच में अगर हम किसी वर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं, वापस कभी भी आ सकते हैं। तो डेजर्ट्स बैरन एरियाज होते हैं, ज्यादा फर्ट, बैरन का अपोजिट फर्टाइल। डेजर्ट कैसे होते हैं, बैरन एरियाज होते हैं, एरिड होते हैं, सूखे, ड्राई, लो प्रेसिपिटेशन होगी, लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर। एग्जाम में घबराना मत अगर सेंटीमीटर को वो में कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कितने में हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो में हो जाएगा। अरे स्केल याद है ना, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कितना स्पेस है, एक का स्पेस है, तो 10, तो अगर मुझे सेंटीमीटर टू इसमें कन्वर्ट करना है तो आई जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें ये भी लिखा मिल सकता है, 250 mm to 500 mm। बुरा नहीं मानना उनकी बात का, ठीक है। हाँ चलो हो गया। कवरिंग अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है, मतलब अर्थ एरिया। डेजर्ट जो हैं वो अर्थ का 1/3 ऑफ द एरिया को कैप्चर करते हैं। इस नंबर को याद रखना, इससे कम जब रेनफॉल होती है तो उन एरियाज को हम ज्यादातर क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर हम डेजर्ट्स। द क्लाइमेटिक ग्रुप्स हो गए A B C D and E। इसमें 18 था, इसमें माइनस, ओ सॉरी, इसमें माइनस का, 18। इसमें तो 25 to 50 सेंटीमीटर, ये तो रेनफॉल का हो गया। दिस इज रेनफॉल वाला था। -3 -3 to to 18, 18। ये -3 से
नीचे, और इसमें ऑल मंथ्स लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री, -10 डिग्री नहीं है, लेस 10 डिग्री है बस, लेकिन सारे मंथ्स। हमने क्लाइमेटिक ग्रुप्स देख लिए, अब वो क्लाइमेटिक ग्रुप्स सब डिवाइड किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सब डिवीजन होगी, डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। सब डिवीजन किस में से होगी? स्मॉल लेटर्स में। बेस्ड ऑन व्हाट? द सीजनैलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन। किस सीजन में बारिश होती है, किस टाइप का टेम्परेचर होता है, उस बेसिस पर सब डिवीजन से। डिविजन्स किस बेसिस पर है? टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर के बेस पर और 1 प्रेसिपिटेशन के बेस पर। सब डिवीजन किस बेसिस पर है? किस सीजन में बारिश होगी और किस टाइप का टेम्परेचर रहेगा, इस बेसिस पे क्या है? सब डिवीजन। हमने लेटर्स यूज करे, FMWS, FMWS, ठीक है। F, there is no dry season. It means there is precipitation, and that precipitation is all throughout the year. जिन जगहों पर हमेशा हर महीने कुछ 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 बारिश होती रहती है, उन जगहों पर हम क्या लेटर यूज करते हैं? स्मॉल एफ। क्योंकि वहां पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, तो मतलब हर सीजन में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। सेकंड, एम, मॉनसून क्लाइमेट। यहां पर सिर्फ मॉनसून के एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होगी। देयर विल बी रेनफॉल इन द मॉनसून सीजन, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में रेनफॉल होगी। सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, एक सीजन में रेनफॉल होगी। थर्ड, विंटर ड्राई। विंटर कैसा होगा? ड्राई होगा। दूसरे मंथ्स में हो रही है नहीं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंटर कैसा होगा? ड्राई विंटर होगा। तो हम कौन सा वर्ड लेटर यूज करेंगे? W लेटर यूज करेंगे, स्मॉल W। ठीक है। इस W के नीचे क्या है? 10 करोड़ या S? चलो ठीक है, S ले लेते। S, S का मतलब है समर ड्राई होगा, बाकी सीजन्स में रेनफॉल हो सकती है। S, समर ड्राई रहेगा। W, विंटर ड्राई रहेगा। M, मॉनसून में रेनफॉल होगी। F, हर सीजन में रेनफॉल होगी। क्लियर होगा? FMWS। बाद में इसको स्टॉप करके इनको लर्न भी करना। द स्मॉल लेटर्स A, B, C, and D। अब देखो ये स्मॉल वाले हैं भाई, स्टार्टिंग का डिवीजन हमने कैपिटल से किया, ये स्मॉल है। डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वी विल यूज विच लेटर? A। टेम्परेचर कम, B। और कम, C। और कम, D। सिंपल, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर ज्यादा है? अगर बहुत ज्यादा है तो हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? A। अब अपने माइंड में ना वैसे ही प्ले करो कि समर में ड्राई है, समर में ड्राई है तो S। टेम्परेचर बहुत कम है उन एरियाज में, D। प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा कम है, कौन से एरियाज होंगे? B वाले ग्रुप्स के। ठीक है। हर मंथ 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर, एरियाज विद E। ट्रॉपिकल एरियाज को क्या बोलेंगे? A। हमेशा बारिश होती है हर सीजन में, वी विल यूज द लेटर F। बारिश सिर्फ मॉनसून में होती है, हर सीजन में नहीं होती, वी विल यूज द लेटर M। मीडियम सा टेम्परेचर रहता है, इट कुड बी B और C। क्लियर हो गया सारा का सारा? यस सर। हाँ, 2 पार्ट्स में करेंगे इसको। एक पार्ट में हम इसको करेंगे जहां पर हम सारे के सारे कोड्स को समझते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम इसको करेंगे जहां पर हम सारे के सारे फीचर्स को समझते हैं। ठीक है। जब कोड्स याद हो जाएं सारे के सारे, उसके बाद ही फीचर्स पे मूव करना।
नहीं तो मत करना। ठीक है, ये हो गया भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ। बी, बी क्या था? ड्राई क्लाइमेट था। जल्दी बोलो ए का नाम। ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिक। बी ड्राई क्लाइमेट। ड्राई सी, क्लाइमेट। सी वॉज वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट। ठीक है। ई, ई वॉज कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है। बी ड्राई डी। क्लाइमेट। डी, अरे अभी तो सारा का सारा तो पढ़ के आए। ठंड होगी, स्नो टाइप होगी। कोल्ड। ठीक है, इट इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है। जो बी वाला क्लाइमेट है विच इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, विच इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, हमने उसको सब डिवाइड करा यूजिंग द कैपिटल लेटर्स एस फॉर द स्टेपी रीजन और दी सेमी एरिड रीजन एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट्स। सोच के देखो, जो ड्राई एरियाज होंगे या तो वो बिल्कुल सूखे होंगे, है ना, सॉलिड, तो बिल्कुल पानी की बूंद भी नहीं नजर आ रही, उस टाइप के डब्ल्यू। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि पेड़ नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट ग्रासेस हो जाएंगी, एस स्टेपी। एस स्टेपी और दी सेमी एरिड। डब्ल्यू क्या है? दीज आर दी एरिड एरियाज, बिल्कुल सूखे। एस इज सेमी एरिड एरियाज। क्लियर हो गया? बी को हमने दो में डिवाइड करा, सो वी हैव डिवाइडेड बी इंटू टू। वन इज एस, वन इज डब्ल्यू। एस इज फॉर सेमी एरिड रीजन एंड डब्ल्यू इज कंप्लीटली फॉर डेजर्ट रीजन। क्लियर हो गया? ठीक है। स्टेपी, ये बीच बीच में सिर्फ इसलिए दे रखी है सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल अगर बिल्कुल ही बेस कम है, ठीक है, तो उस चीज में काम आ जाएंगी वो। स्टेपी, इट इज बेसिकली एन इको रीजन करेक्टराइज्ड बाय ग्रासलैंड प्लेन्स। प्लेन एरियाज में क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा ग्रासेस होंगी, विदाउट क्लोज्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड प्लेन्स मिलेंगे। आपको कुछ कुछ फॉरेस्ट मिल सकते हैं, किन एरियाज में? जहां पर रिवर्स और लेक्स हैं। इस इको रीजन को बोलते हैं हम स्टेपी। तो अगर किसी के दिमाग में स्टेपी ना हो, सबसे एक तरफ आएगा फॉरेस्ट, फिर आएंगे ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड्स, और फिर आएंगे डेजर्ट। इट कुड बी वार्म और हॉट और कोल्ड डेजर्ट। फॉरेस्ट एरियाज में ज्यादा बारिश तो पेड़ हो गए, डेजर्ट एरियाज में कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच का जो बनेगा, ठीक है, ओवरलैपिंग एरिया, दैट विल बी ग्रासलैंड्स। ट्रीज नहीं हो सकते बट ग्रासलैंड्स अवेलेबल है। डन? ठीक है, ये याद हो गया। बी किस में डिवाइड हुआ है? बी इज डिवाइडेड इनटू एस एंड एस एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू। अब आ जाओ, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टेबल हमको याद हो गई तो पूरे चैप्टर में कोई भी तुम्हें इशू नहीं आएगा। तो ये टेबल याद किए बिना आगे नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा ये याद है, इस टेबल का कॉलम नंबर 1 याद है क्या तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है तुम्हें। ए इज फॉर ट्रॉपिकल, बी ट्रॉपिकल। इज ड्राई, सी ड्राई। वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट। टेम्परेट रीजन है ना, तो क्या बताया था? मिड लैटिट्यूड भी तो हो सकता है, 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स एंड ई इज द कोल्ड क्लाइमेट। क्या आपको इन सारे ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद है? यस सर। अबव 18 और अबव 18, लेस देन, मतलब 25 हाइयर देन 50 -3 डिग्री, लेस देन 18 डिग्री, ये प्रेसिपिटेशन अरे कहेगा। ये इसमें तो हमेशा बीच बताओ। में आ जाता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे गलत आता है, शक्की मत बनो। गलती कर दी गलती कर दी गलती कर दी। बी वाले में प्रेसिपिटेशन है, वो मैं फ्लो में बोलता हूँ ना, उस पूरी की पूरी लिस्ट को, 18 डिग्री वाली को, -3 वाली को, ठीक है,
एंड बिलो -3 वाले को, एंड 10 डिग्री सेल्सियस वाले को। इन चारों को मैं एक साथ बोलता हूँ, ये तो बीच में आ जाता है प्रेसिपिटेशन का, आता है ट्रस्ट में, ठीक है। हाँ, तो तुमको क्या सॉलिड मजा आता होगा ना, तो मिस्टेक हो जाती है तो गलत बोल दिया, पाप लगेगा। टाइप, टाइप पे आ जाओ, चलो। ए, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। हाँ ये चीज है ना, वैसे अभी ग्रुप डायनामिक्स की बात हुई, वैसे अभी के लिए तो हमारे लिए तो मजाक की बात है, यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट वेन एवर इन ग्रुप कोई भी स्पीकर है, लेट हिम करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। उसको खुद से करो, उसके ऊपर ऐसे नहीं राशन पानी लेके चल के, नहीं नहीं तुमने गलत बोला है, हटो, ठीक है, सरकार गिरा दो। ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। चलो समझो, बट आते हैं उस पर भी। अब देखो ये था हमारे पास है ना यार, चलो फोकस करते हैं, विल कम बैक टू आवर फोकस, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ये कैसे आए हैं? हमने इस ए वाले को इन तीन में कैसे कैटेगराइज करा, याद करो। देर वॉज एफ, एम, डब्ल्यू एंड एस, ये थे। देन देर वर ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। जब हमने इन कॉम्बिनेशंस को ए, बी, सी, डी, ई के साथ मैचअप किया, तो वी गॉट डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। हम उन टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशंस है, और ये उन कॉम्बिनेशंस के क्या हैं, दीज आर दी कोड्स ऑफ दोज कॉम्बिनेशन, एंड दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज कॉम्बिनेशन। क्योंकि ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम देख चुके हैं ना इससे पहले वाली टेबल में, अब इसको लर्न करना है। मैंने क्या वर्ड यूज करा, वी हैव टू लर्न इट राइट अवे। देखो सबसे पहले हमेशा देखो कोड को, ए एफ। अब मन में सोचो यार, ए का मतलब था ट्रॉपिकल, एफ का मतलब था हमेशा बारिश, हर सीजन में बारिश, तो ट्रॉपिकल वेट, कैसा क्लाइमेट बन गया, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल एरिया में। लेकिन बारिश कब हो रही है, एम, बारिश, प्रेसिपिटेशन ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून Monsoon. सीजन। तो नाम क्या बन गया क्लाइमेट का, ट्रॉपिकल मॉनसून। ट्रॉपिकल एरिया ए, बट डब्ल्यू यानी विंटर इज ड्राई, बाकी सीजन में बारिश हो सकती है, तो वेट एंड ड्राई दोनों आ गए, तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। क्या ये लर्न हो गए तीनों के तीनों? एक ट्रॉपिकल वेट है, दूसरा ट्रॉपिकल मॉनसून है, तीसरा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। नो ड्राई सीजन, सही बात है, वेट है, एफ। मॉनसून, शॉर्ट ड्राई सीजन, ड्राई सीजन होगा छोटे टाइम के लिए, बाकी टाइम पे मॉनसून में क्या हो जाएगी, बारिश। विंटर इज ड्राई, क्या ये इजी है, ये वाला पार्ट हो गया ए? अगर ए हो गया तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। हो गया ए? अच्छा, ए Yes, के, sir. ए के बाद याद करना है सी को, सी पे आ जाओ। सी मतलब हमारे पास टेम्परेट रीजन है, सबसे पहले तो कौन सा रीजन है, टेम्परेट रीजन। अब जब हम टेम्परेट रीजन में आए, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, देर विल बी वन सी एफ ए, इसमें ए और बी यूज हो रहा है, देर इज ए एंड बी बीइंग यूज्ड, इट Severity. मींस सीवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर, Severity of temperature. यानी सी एफ ए, यानी वो टेम्परेट रीजन जहां पर थोड़ी सी टेम्परेचर ज्यादा है। बताओ तो कहां मिलेगा, ट्रॉपिक्स के जस्ट जो लगता एरिया होगा, जो उसके अगला ही एरिया होगा, वहां पर मिल जाएगा टेम्परेचर आपको ज्यादा, लेकिन वो टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है, ए क्या शो करेगा, टेम्परेचर ज्यादा है। इट इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमिड वर्ड कैसे आया, इन रीजन में देर इज रेनफॉल विच इज प्रेजेंट, देर इज रेनफॉल विच इज प्रेजेंट। तो कुछ एरियाज जो टेम्परेट रीजन में होंगे, देर इज रेनफॉल विच इज देर, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, दीज आर द ह्यूमिड
सब ट्रॉपिकल। देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल लिख रखा है, ह्यूमिड से आया एफ, सब ट्रॉपिकल से सी, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है सी, और क्योंकि सब ट्रॉपिकल है तो सी के साथ ए, सी के साथ ए। आई विल शो यू समथिंग, उससे यू विल हैव, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमने सी के साथ ए ही क्यों लगाया। If I tell you that this is a tropical area, this is a tropical area, ठीक है, क्या यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यस और नो? ठीक है, ट्रॉपिकल से अगला एरिया कौन सा है? दिस इज द टेम्परेट जोन। यहां पर टेम्परेचर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। टेल मी समथिंग अबाउट दिस एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया को, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में क्या डिफरेंस है? टेम्परेट जोन को टेम्परेचर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सब ट्रॉपिकल जैसा नहीं हो जाएगा वो? टेम्परेट के लिए सी था, जब मैं सी के साथ ए को कर दूंगा तो ये जोन आ जाएगी, यस और नो? इट मींस ट्रॉपिकल एरिया से बिल्कुल जो उसके आसपास वाली जोन है दैट इज द सी ए। अगर किसी एरिया में अगर मैं बोल दूं रेनफॉल भी हो रही है, रेनफॉल भी हो रही है, इट बिकम्स सी एफ ए, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ऐसे करके इसको लर्न करना है, लर्न बाद में ही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया।